नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार वेदालंकार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वी के हिंदी संस्कृत गुरुकुल। आज हम कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक मल्हार की प्रसिद्ध कविता मातृभूमि, जिसे महान कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है, उसके पूरे प्रश्न अभ्यास और में वर्णित प्रश्नों की व्याख्या और जितनी भी गतिविधियां हैं उन सबको विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो में आपको एमसीक्यू के सही उत्तर कारण सहित मिलेंगे, शब्दार्थों का मिलान, पंक्तियों की गहनतम व्याख्या और परीक्षा के लिए पूरा रिवीजन इस वीडियो में आपको जरूर मिलने वाला है। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए, ये आपके लिए बहुत ही सहयोगी होगा। आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता अवश्य करेंगी। तो इसमें पहला पॉइंट है मेरी समझ से। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? तो सटीक का मतलब है एक्यूरेट आंसर। कौन सा है? उसके सामने तारा बना दीजिए। तारा का मतलब स्टार बना दीजिए। तो पेंसिल लेकर के बैठिए, अपनी बुक खोल करके। पहला प्रश्न है, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर, चरण, वंशी, हिमालय, सिंधु। तो इसका उत्तर होगा सिंधु। आप उसको टिक कर दीजिए। दूसरा प्रश्न है, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से। तो अब इस वाक्य को यदि आप आगे बढ़ाएं तो पूरा करने की कोशिश करेंगे कि भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। तो यदि आप गौर से देखें, ध्यान से देखें, तो चारों विकल्प आपको सही नजर आएंगे, लेकिन बाद वाले जो 3 विकल्प हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा, वो पहले वाले विकल्प में समाहित हो जाते हैं, उसमें समा जाते हैं। इसलिए यदि हम पहला विकल्प चुन लें कि भारत की प्रशंसा की गई है, तो बाद वाले विकल्प उस पहले विकल्प में समा जाएंगे, उसमें सन्निहित हो जाएंगे, समाहित हो जाएंगे। इसलिए इसके लिए पहला विकल्प ही चुनना चाहिए कि भारत की प्रशंसा की गई है, क्योंकि भारत की प्रशंसा में भारत के महापुरुषों की भी जय हो गई, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की भी सराहना हो गई और भारत की वीरता का भी बखान हो गया। ठीक है। अब इसमें 2 ही इसका पार्ट थे। इसका ख भाग यदि देखिए, ख भाग क्या कहता है? ख भाग कहता है कि आप अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने उत्तर क्यों चुना। तो वैसे तो मैंने बता ही दिया है कि ये उत्तर हमने क्यों चुना, फिर भी यदि आप इसकी व्याख्या करना चाहें तो इसकी व्याख्या कर सकते हैं। कैसे? आप बता सकते हैं कि भाई चरण शब्द का अर्थ होता है पैर, हिमालय शब्द का अर्थ होता है एक पर्वत का नाम है, वंशी का अर्थ होता है बांसुरी, और सिंधु एक महासागर शब्द का पर्यायवाची है। इसलिए हिंद महासागर के लिए कविता में सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमने इस उत्तर को चुना। दूसरा प्रश्न था कि उसके लिए हम क्या लॉजिक देंगे कि मातृभूमि कविता में हिमालय, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, मैंने वैसे बता ही दिया था आपको कि यहाँ के महापुरुषों और देशवासियों की वीरता आदि सभी का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें पूरे भारत के गौरव का गुणगान किया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है। अब अगला इसमें प्रश्न है, मिलकर करें मिलान। तो पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में, अपना जो क्लास है उसमें आपने ग्रुप बना लिया होगा अपने फ्रेंड सर्कल का, और उस फ्रेंड्स के अपने ग्रुप में आपको डिस्कस करना है कि उन्हें इनके सही अर्थों और संदर्भों को मिलकर के मिलाना है, डिस्कस करके, और इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने टीचर्स की सहायता ले सकते हैं। अब देखिए, यहां पर यदि हम बात करें हिमालय, तो हिमालय को आप किससे मिला सकते हो? तो हिमालय क्या है अगर आप गौर से देखें तो हिमालय हिमालय को जो नंबर 1 पर है उसको आप किससे मिला देंगे भाई? 10 से। नंबर 1 को 10 से मिला दीजिए। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर फैली हुई एक पर्वत श्रृंखला है,
तो इस पॉइंट को आप नंबर 1 को नंबर 10 से मिला दीजिए। दूसरा है जी त्रिवेणी। त्रिवेणी, तो त्रिवेणी को आप नंबर 4 से मिला दीजिए, नंबर 2 को नंबर 4 से मिला दीजिए। 3 नदियों की मिली हुई धारा, जिसको गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहा जाता है, जो कि प्रयागराज में है। प्रयाग उस स्थान को कहते हैं जहां पर 3 नदियों का मिलन हो, गंगा यमुना और सरस्वती। अब आप जाएंगे, कुंभ में भी आप गए होंगे, नहीं गए होंगे तो कभी जा करके देखिए, वहां पर गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम है। यद्यपि गंगा यमुना दिखाई देती है, सरस्वती दिखाई नहीं देती। तो जहां पर नदियों का संगम होता है, 3 नदियों का जहां संगम है, वो त्रिवेणी, त्रि प्लस वेणी। त्रि माने 3 और वेणी कहते हैं वैसे चोटी को, जो माँ की चोटी होती है, माँ बहनों की चोटी होती है, उसको वेणी कहते हैं। तो 3 वेणियों का संगम, यहां पर भावार्थ लिया गया है। अगला है इसमें मलय पर्वत, तो मलय पवन। तो मलय पवन का मिलान किससे किया गया है? नंबर 3 को 6 से मिला दिया गया है। नंबर 3 को पॉइंट नंबर 6 से मिलाया गया है। तो पॉइंट नंबर 6 क्या है, पढ़ करके देख लीजिए। दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु। दक्षिण भारत के मलय, दक्षिण भारत में एक पहाड़ है, पर्वत श्रृंखला है, जिसको मलय, जिसका नाम ही मलय है, संस्कृत में पौराणिक नाम है। तो वहां से जो वायु बहती है उसको मलय पवन कहा जाता है। अगला है सिंधु। मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, सिंधु समुद्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? समुद्र को कहते हैं। तो समुद्र जो है, कौन सा समुद्र भाई, आप देख लीजिए। नंबर 4 को कितने नंबर से मिलाएंगे? नंबर 4 को 8 से मिला देंगे। किससे मिला देंगे बच्चों? 8 से। समुद्र जो है, वैसे इसमें दिया गया है कि समुद्र एक नदी का नाम, लेकिन समुद्र एक नदी का नाम नहीं है, ठीक है, समुद्र एक महासागर का नाम है। हो सकता है ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो, ठीक है। अगला पॉइंट है गंगा यमुना। तो गंगा यमुना क्या है भाई? गंगा यमुना मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, गंगा यमुना क्या है। गंगा यमुना जो है वो नदियों के नाम है। किनके नाम है? नदियों के नाम है। तो नंबर 5 को किससे मिलाएंगे? 3 से मिलाएंगे। भारत की प्रसिद्ध नदियां, नंबर 5 को 3 से मिलाएंगे, नंबर 5 को 3 से मैच कर दीजिए। नंबर 6 रघुपति। तो रघुपति राघव राजा राम आप सबने सुना होगा। तो रघुपति किसको कहते हैं? रघुपति श्री रामचंद्र जी का नाम है, जो कि दशरथ के सबसे बड़े बेटे थे। नंबर 5 पर ये पॉइंट है, ठीक है। तो आप जो है रघुपति यानी 6 नंबर को 5 नंबर से मिला देंगे। अगला है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण को कौन नहीं जानता संसार के अंदर? श्री कृष्ण कौन है? एक प्रसिद्ध और प्राचीन जो है नहीं, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। तो नंबर 2 से मिलाएंगे। नंबर 7 को नंबर 2 से मिला देंगे। नंबर 7 को किससे मिला देंगे? नंबर 2 से। वसुदेव के पुत्र वासुदेव। वसुदेव अपत्य तस्य नाम वासुदेव। वसुदेव की संतान है, इसलिए उनका नाम वासुदेव है। नंबर 7 को नंबर 2 से मिला दीजिए। अगला है सीता। तो सीता को कौन नहीं जानता? तो सीता नंबर 8 पर है, तो आप नंबर 9 से इसको मिला देंगे। यानी जनक की पुत्री जानकी। जनक की पुत्री है, जनक की संतान है, इसलिए उनको जानकी कहा जाता है। नाम उनका सीता था। नंबर 9 पर है गीता। तो गीता कौन नहीं जानता? नंबर 7 एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ है, जो कि महाभारत का एक छोटा सा पार्ट है। श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। इसमें वे सभी प्रश्न उत्तर और संवाद हैं जो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुए थे। तो आप नंबर 9 को नंबर 7 से मिला देंगे। गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध को भी सभी जानते हैं मेरे ख्याल से। तो नंबर 10 को नंबर 1 से मिला देंगे। एक प्रसिद्ध महापुरुष, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध, इनको जो है मिला देंगे और सभी लोग जानते हैं। आप इसके बारे में अपने बड़े बुजुर्गों से चर्चा कर सकते हैं। अगला है पंक्तियों पर चर्चा। तो पंक्तियों पर चर्चा करने के लिए हम सब तैयार हैं। कविता में से चुन करके कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ना है और इन पर विचार करना है। आपको इनका अर्थ समझ में आया या नहीं आया,
ये भी आपको अच्छे से समझना है। अपने विचार कक्षा में जो भी आपके टीचर ने आपका समूह बनाया है, आपका ग्रुप बनाया है, उसमें एक दूसरे अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके सामने साझा करना है, डिस्कस करना उनके साथ, और अपनी लेखन पुस्तिका में इसको लिखना भी है। ठीक है, यानी कि आपकी जो एक्सरसाइज नोटबुक है उसमें आपको लिखना है। तो यहां पर इन्वर्टेड कॉमास में दो पंक्तियां दी गई हैं, कविता की ही पंक्तियां हैं। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। मैंने पहला वीडियो आपको सजेस्ट किया था, आप उसको जो है किसी ने नहीं देखा तो उसको अच्छे से एक बार समझ लीजिए। मैंने इन कविताओं की अच्छे प्रकार से व्याख्या की है, फिर भी आप समझने की कोशिश करें। कवि ने भारत को युद्ध भूमि मेरी ऐसा कहा, क्यों कहा? क्योंकि भारत की भूमि सदा संघर्ष की भूमि रही है। यह हमें हर तरह के अभाव, अज्ञान, दुख, पीड़ाओं से लड़ना सिखाती है, अभाव से लड़ना सिखाती है। भारत पर कितने ही शासकों ने शासन किया, लेकिन भारतीयों ने अपनी सभ्यता एवं संस्कृति पर आंच नहीं आने दी। तो कवि भारत को बुद्ध भूमि कहता है। बुद्ध भूमि क्यों कहता है? क्योंकि यह महात्मा बुद्ध की भूमि है, यह बुद्धिजीवियों की भूमि है। बुद्ध ने भारतीयों को प्रेम, दया एवं अहिंसा का संदेश दिया ताकि भारत में अखंडता बनी रहे। और अगला, आत्मसम्मान व आंतरिक लगाव के कारण कवि इसे मातृभूमि की संज्ञा देता है। और अंत में कवि इस पावन भूमि को, जो कि उसकी जन्मभूमि है, हम सबकी जन्मभूमि है, क्यों कहा? क्योंकि इस धरती पर हमने जन्म लिया है। जिस धरती पर जन्म लिया जाए वो जन्मभूमि होती है, वो माँ होती है। जिस धरती पर हम सबसे पहला कदम रखते हैं वो हमारी जन्मभूमि होती है, वो हमारी मातृभूमि होती है। पहला कदम तो हम माँ की गोद में, पहला सहारा, दूसरा सहारा हमें कौन देता है? धरती माता देती है। इसलिए धरती को हम माँ कहते हैं। उसे भारत की गौरवमयी धरती पर जन्म लेने का कवि को अत्यधिक गर्व है, और हम सबको भी गर्व है। तो ये सब आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं सोच विचार के लिए। अब सोच विचार के लिए क्या है? तो इसका पहला भाग है कि कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो पहला क्या है कि कोयल कहाँ रहती है? एक ही सेंटेंस में आपने इसका उत्तर लिख देना है। कोयल कहाँ रहती है? मैंने जो वीडियो का पहला भाग है उसमें आपको समझाया था कि कोयल अमराइयों में रहती है। अमराइयों माने आम के बगीचों में। कविता के अनुसार हमें उत्तर देना है। वैसे तो कोयल यत्र तत्र सर्वत्र आपको मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कविता के अनुसार वो अमराइयों में यानी कि आम के बगीचों में रहती है, जहां वह मधुर गीत गुनगुनाती है, गाती है। सेकंड पार्ट है इसका, तन मन कौन संवारती है? तो मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित पवन तन मन को संवारती है। इस प्रकार से आप एक वाक्य में ही उत्तर दे देंगे। झरने कहां से झरते हैं? तो झरने पहाड़ियों से झरते हैं, जहां वे कल कल करते हुए बहते हैं। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया? श्री कृष्ण ने क्या सुनाया? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया। पांचवा प्रश्न है, गौतम ने किसका यश बढ़ाया? तो गौतम बुद्ध ने माने हमारी जन्मभूमि का यश बढ़ाया। दया, प्रेम और अहिंसा का संदेश देकर भारत का यश बढ़ाया। इस प्रकार से आप एक वाक्य में उत्तर लिख सकते हैं। एक वाक्य कैसे बनाएंगे? गौतम बुद्ध ने दया, प्रेम और अहिंसा का संदेश देकर भारत भूमि का यश बढ़ाया। ख पाठ देखिए इसका। ख पाठ क्या कहता है भाई? लहर रही हैं, पग पग छहर रही हैं। तो लहर का अर्थ क्या होता है? लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा। पानी का हिलोरा, पानी में जो लहर उठती है, छोटी लहर, मौज, जिसको उर्दू में, अरबी में कहते हैं मौज। उमंग, वेग, जोश, ये सभी इसके भावार्थ निकल करके आएंगे। छहर का अर्थ क्या होता है? बिखरना। छहर का अर्थ क्या होता है बच्चों? बिखरना। छितराना जिसको कहते हैं, छिटकना जिसको कहते हैं, फैलना जिसको कहते हैं। तो बिखरना, छितराना, छिटकाना, छिटकना, फैलना, ये सब इसके अर्थ होते हैं। तो कविता पढ़ करके पता लगाइए और लिखिए कि कहां कहां छटा छहर रही है।
किसका पानी लहर रहा है? तो कहां कहां छटा छहर रही है, ये प्रश्न बनता है। तो इसका उत्तर आप लिख देंगे, प्रयागराज में जहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता है, उसके आसपास दूर दूर तक लहरों अर्थात धाराएं छहर रही हैं, अर्थात उनकी सुंदरता चारों ओर छिटक कर मन को मोह रही है। और गंगा, यमुना जैसी जो नदियां हैं वो इतना बड़ा जो भारत का क्षेत्र है उसको सिंचित करती हैं कि जिससे हमें अन्न आदि अनेकों औषधियां, फल आदि सब कुछ प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, किसका पानी लहर रहा है? तो नदियों का पानी लहर रहा है, गंगा और यमुना आदि नदियों का पानी लहरा लहरा कर बह रहा है। ऐसा लगता है मानो ये नदियां मिलकर अपनी प्रसन्नता को अभिव्यक्त कर रही हों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से वीडियो को पॉज कर करके आप इसका आंसर समझ सकते हैं, सुन करके लिख सकते हैं। कविता की रचना, अगला पॉइंट है इसमें कविता की रचना। तो कविता की जो रचना है उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। तो गंगा यमुन त्रिवेणी, शब्दों को ध्यान से पढ़िए, गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। अब यमुन शब्द यहां यमुना नदी के लिए आया है। ठीक है, कभी कभी कविता की लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताओं का पता चलने वाला है। आपको जो भी विशेषताएं दिखाई दें उन्हें आप अपने ग्रुप में डिस्कस करें, साझा करें, अपनी नोटबुक में लिखें। जैसे सबसे ऊपर इस कविता का शीर्षक, तो इसका आंसर मैं क्या बताऊं, आप सभी छात्र छात्राएं अपने शिक्षक की मदद से इसका समाधान ढूंढें और अपने फ्रेंड्स से मिलकर के इस पर डिस्कस करें। अब करते हैं जी मिलान। क्या करते हैं बच्चों? मिलान। ठीक है, इसके लिए आप रेडी हैं? बिल्कुल रेडी होंगे। देखिए पहला क्या है, नंबर 1 पर पढ़िए ध्यान से, स्तंभ 1 और स्तंभ 2। तो स्तंभ 1 का पहला पॉइंट क्या है, वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी। तो ये किसके लिए आया है, बता सकता है कोई बच्चा? तो यदि आप ध्यान से देखें, जो दूसरा बिंदु है, मैंने उस भूमि पर जन्म लिया, वह भूमि मेरी मां के समान है। तो पहले बिंदु को स्तंभ 1 के पहले बिंदु को स्तंभ 2 के दूसरे बिंदु से मिला दीजिए। मिला दिया। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे स्तंभ 1 का, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। तो बताइए भाई, ठीक है, तो वहां यानी कि वहां की जो जलवायु है वो इतनी सुखदाई है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता के गीत गा रहे हैं, प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। तो जो दूसरा पॉइंट है उसको नंबर 3 से मिला दीजिए। और जो तीसरा पॉइंट है, अमराइयां घनी है कोयल पुकारती है, एक दूसरा बिंदु है, मैंने उस भूमि पर जन्म लिया, वह भूमि मेरी मां के समान है। तो पहले बिंदु को स्तंभ 1 के पहले बिंदु को स्तंभ 2 के दूसरे बिंदु से मिला दीजिए। मिला दिया। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे स्तंभ 1 का, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। तो बताइए भाई, ठीक है, तो वहां यानी कि वहां की जो जलवायु है वो इतनी सुखदाई है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता के गीत गा रहे हैं, प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। तो जो दूसरा पॉइंट है उसको नंबर 3 से मिला दीजिए। और जो तीसरा पॉइंट है, अमराइयां घनी है कोयल पुकारती है, एक बच गया, नंबर 1 आप उससे मिला दीजिए। यहां आम के घने उद्यान हैं जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। इस प्रकार से आप नंबर 1 को 2 से, नंबर 2 को 3 से और नंबर 3 को 1 से मिला देंगे। अगला इसमें पॉइंट बनता है अनुमान या कल्पना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, तो ये जो अनुमान और कल्पना है, इसमें आप अनुमान लगाना सीखेंगे। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। अमराइयां घनी है कोयल पुकारती है। तो कोयल क्यों पुकार रही होगी, किसे पुकार रही होगी, कैसे पुकार रही होगी, ये सब प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे भाई। तो क्या
पहला प्रश्न क्या बनता है कि कोयल क्यों पुकार रही होगी? तो देखिए, बसंत ऋतु के आने से वहां की जलवायु अत्यंत सुखदाई हो गई है। कोयल बहुत प्रसन्न है और प्रसन्नता में मुग्ध होकर के वो मधुर गीत गा रही है। अपने अन्य किसे पुकार रही है? तो वो अपने अन्य साथियों को पुकार रही होगी। कैसे पुकार रही होगी? तो कोयल मीठी और लयबद्ध स्वर में पुकार रही होगी। इस प्रकार से आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर ध्यान से समझ करके लिख सकते हैं। अगला बिंदुहक है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। तो पवन किसका तन मन संवारती है? वह कैसे करती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो दो पार्ट है, हम दोनों भागों को एक ही में मिलाकर के उत्तर देंगे कि पवन सभी जीव जंतुओं को मानव का तन मन संवारती है। जितने भी जीव जंतु हैं और जो मनुष्य मानव मात्र हैं, जितने भी जीव प्राणी, सबके तन मन को संवारती है। कौन? पवन। क्योंकि सबको हवा चाहिए, सबको शुद्ध हवा चाहिए, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, सबको। तो मलय पवन, मलय मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि दक्षिण भारत में मलय नाम का पर्वत है, वहां से बहुत ही सुगंधित और पवित्र हवा बहती है। तो वो पवन, मलय पवन अपनी शीतल हवा और सुगंध से सभी प्राणियों का जो शारीरिक और मानसिक ताजगी प्रदान करती है। तो इस प्रकार से आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। शब्दों के रूप, नीचे शब्दों से जुड़ी हुई कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों और अपने साथियों की सहायता ले सकते हैं। तो कैसे भाई? देखते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। तो हम पढ़ लेते हैं। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। जगमग छटा निराली पग छहर रही है। इन पंक्तियों में पग शब्द को 2 बार लिखा गया। पग शब्द 2 बार आया है। इसका अर्थ है प्रत्येक पग, हर पग पर। तो शब्दों के ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए गए हैं। अब उनके अर्थ हमको यहां लिखने पड़ेंगे। जैसे देखिए, पहला है घर घर। तो घर घर माने हर घर, यानी प्रत्येक घर। जैसे घर घर में त्योहार मनाया जाता है, अर्थात हर घर में त्योहार का जश्न मनाया जा रहा है। दूसरा है बाल बाल, तो बहुत ही मुश्किल से, संकट से बचना। कहते हैं ना कि बाल बचा, बहुत ही कठिनाई से, संकट से बचना। जैसे वो बाल बच गया, ये एक मुहावरा है। इसका तात्पर्य है कि बड़ी ही कठिनाई से वो संकट से बच करके आया है। अगला है सांस। तो हर सांस, प्रत्येक सांस, जैसे सांस में हरि का नाम लेता हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं प्रत्येक सांस में ईश्वर को याद करता हूं। देश, हर देश, जैसे उसने देश की यात्रा की है, यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि उसने अनेकों, यानी कि विभिन्न देशों की यात्राएं की है। पर्वत, हर पर्वत, अनेक पर्वत, प्रत्येक पर्वत। जैसे पर्वत की ऊंचाइयों को नापना, पर्वत की ऊंचाइयां नापी हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। तात्पर्य क्या हुआ कि उसने अनेकों, यानी विभिन्न पर्वतों की ऊंचाइयों को नापा है। इस प्रकार से आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसका ख भाग देखते हैं। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी नए नए शब्द बनाइए और उनके अर्थों का पता लगाइए। तो इसमें संकेत भी दिया गया है, जैसे तप, देव, भारत, जन्म, मलय, मल्ल, यज्ञ, रंग, रण, सिद्ध आदि अनेकों शब्द इसमें दिए गए हैं। तो ठीक है, अब इसमें ये एक डायग्राम दिया गया है और इसके सेंटर में है भूमि। ठीक है, तो भूमि को इन शब्दों से जोड़ करके आपको शब्दों के जोड़े बनाने हैं। जैसे पहला शब्द है तप, तो तप को लेकर के हम बना देंगे क्या? तपोभूमि। शब्द बन जाएगा तपोभूमि। अगला है देव, तो देवभूमि। ठीक है जी, आप लिख देंगे, बादल के अंदर लिख दीजिए पेंसिल से, देवभूमि। अगला शब्द है जी भारत, तो भारत भूमि। अगला है जी जन्म, जन्म भूमि। अगला है कर्म, कर्म भूमि। कर्तव्य, कर्तव्य भूमि। ठीक है,
मरु, मरुभूमि, ठीक है। मलय, मलय नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? ठीक है, क्योंकि मलय तो पर्वत का नाम है। मल, मल, मल आएगा? मल भी नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मल्ल तो कुश्ती को कहते हैं। हाँ, यज्ञ आ जाएगा, क्योंकि यज्ञ भूमि बन जाता है, ठीक है। रंग भूमि बन जाता है, रण भूमि बन जाता है, ठीक है। सिद्ध भूमि बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन बादलों में जितने भी आप लिख सकते हैं, 6 हैं, तो 6 शब्द बना करके लिख दीजिए, ठीक है जी। आगे देखिए भाई, थोड़ा भिन्न, थोड़ा समान। थोड़ा भिन्न मतलब थोड़ा सा मिलता जुलता, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा मिलता जुलता। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। अब दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह से बदल दिया गया है। आप भी अपने समूह में मिलकर के ऐसे शब्दों की सूची बना सकते हैं जिनमें केवल एक मात्रा का अंतर हो, जैसे घड़ा, घड़ी। एक एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने यहां पर समझा दिया, घड़ा, घड़ी, ठीक है। अब आप उत्तर कैसे लिख सकते हैं? चांद से चांदी, चांद इसमें शब्द आया है, चांदी। घट, घाट, चना, चीन, मेला, मैला, दान, दिन। ऐसे बहुत सारे शब्द आप बना करके लिख सकते हैं। पाठ से आगे की यदि चर्चा करें बच्चों, तो आपकी बात, अब आपकी बात है। आपकी बात का मतलब है कि आपने कविता से क्या सीखा, ठीक है। कविता से आपको क्या सिखाने की कोशिश की गई है। इस कविता में भारत का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं, कमेंट में जरूर लिखना। वह स्थान आपको कैसा लगता है, कमेंट में जरूर लिखना। उस स्थान की विशेषताएं क्या है, ये तो बच्चों कमेंट में जरूर से जरूर लिखना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपकी जन्मभूमि है, उसकी प्रकृति, उसके खाद्यान्न, उसकी जलवायु, उसके प्रसिद्ध स्थान, उनके बारे में चर्चा करनी है। मान लीजिए कि हम दिल्ली में रहते हैं, तो यह हमारे भारतवर्ष की राजधानी, इसके बारे में हम 10, 20, 50 शब्द लिख सकते हैं, ठीक है। यह हमारे भारतवर्ष की राजधानी है। बढ़ती जनसंख्या के कारण पेड़ों की कटाई की जा रही थी। खेतों, मैदानों के स्थान पर भी कंक्रीट के बड़े बड़े महल खड़े किए जा रहे थे। इस कारण से इसकी प्राकृतिक सुंदरता कुछ कम हो गई थी। परंतु अब झीलों, उद्यानों आदि का नवीनीकरण किया जा रहा है। नए नए पुलों, मेट्रो के निर्माण से मेरी दिल्ली और भी सुंदर बनती जा रही है। यहाँ भारत के सभी प्रांतों के लोग रहते हैं, इसलिए खान पान में बहुत विविधता है। हम सभी शांतिपूर्वक मिलजुल करके यहाँ बदलते मौसमों का आनंद लेते रहते हैं। यहाँ लाल किला, इंडिया गेट, रेल म्यूजियम, अक्षरधाम, कमल मंदिर आदि बहुत से दर्शनीय स्थल हैं। तो इस प्रकार से आप जो है लिख सकते हैं। इसका ख पार्ट है, अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं आपको अच्छी लगती हैं। तो अपने परिवार का कोई भी सदस्य या अपने किसी फ्रेंड्स के बारे में आप जो है 4, 5, 6 लाइन लिख सकते हैं। जैसे मुझे अपने परिवार के सदस्यों में अपनी माँ, तो माँ की अनेक बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वह हमारा पालन पोषण भली भांति करती है, वह हमसे बहुत प्यार करती है, हमें हमारा मनपसंद खाना बना करके खिलाती है, हमें अच्छी आदतें और अच्छे संस्कार सिखाती है, और जब हम गलतियां करते हैं तो वो बड़ी मीठी डांट फटकार भी हमें लगाती है। इस प्रकार से आप माँ के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे कहते हैं वंशी से। तो वंशी माने वो भगवान श्री कृष्ण की वंशी। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, तो वंशी बांसुरी को कहते हैं। तो इसके बारे में, वंशी के बांसुरी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। क्या कि बंसी बांसुरी को कहते हैं और यह मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है, यानी कि बाजा है। तो नीचे फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों के कुछ चित्र दिए गए हैं और इनके नाम शब्द जाल से हमें खोज करके लिखने हैं। सही चित्र जो है
ये चित्र दिए गए हैं और इनके नाम शब्द जाल से खोज करके लिखने हैं। सही चित्र के आगे हमें उसका नाम लिख देना है। अब जैसे देखिए पहला ही है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे भाई? अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं रेड कलर में, और इसके आगे आप लिख सकते हैं अलगोजा। क्या लिखेंगे बच्चों? अलगोजा। दूसरे नंबर पर बीन, सॉरी तीसरे नंबर पर बीन, ठीक है जी। जो पहले नंबर वाला है उसको लिखेंगे सिंगी, सॉरी सिंगी, पहले नंबर पर सिंगी, दूसरे नंबर पर बांसुरी, तीसरे नंबर पर बीन और चौथे नंबर पर अलगोजा, ठीक है जी। शंख के आगे लिखेंगे शंख, ठीक है, और भंग, भय के ऊपर अंकी बिंदी है भम, भंग के आगे भंकोरा, भंकोरा, और ने, सॉरी ना, तो ना के आगे लिखेंगे नाद स्वरम। ये दक्षिण भारत में बजाया जाता है, बहुत लंबा सा एक वाद्य यंत्र होता है, नाद स्वरम इसका नाम है, नाद स्वरम, ठीक है प्यारे बच्चों। नाद स्वरम के बाद है श, अकेला बच गया, ठीक है, तो श को, श के आगे लिखेंगे शहनाई। क्या लिखेंगे? शहनाई। इस प्रकार से सारे वाद्य यंत्रों को आप लिख देंगे, ठीक है भाई बच्चों। आगे चलते हैं आज की पहेली। तो आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लेकर के आए हैं। नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं, आप इन्हें मिलकर कोई सार्थक शब्द बनाइए। अक्षरों को आगे पीछे किया जा सकता है, कहने का मतलब क्या है कि उनका क्रम बदला जा सकता है। आप अपने मन से किसी भी अक्षर के साथ कोई भी मात्रा लगा सकते हैं, ठीक है जी। अब बदल के देखते हैं। जैसे पहला है स म ह ग र, ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? क्या शब्द बना सकते हैं आप? महासागर। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया। अब अगला है, देखिए अगला क्या है? ह म य ल, ह म य ल। तो हमने पहले कहा था कुछ मिला भी सकते हैं, कुछ जोड़ भी सकते हैं, कुछ हटा भी सकते हैं। तो इसमें हिमालय शब्द आप बना सकते हैं। ह म य ल को लेकर के हिमालय, ठीक है। गग तो गंगा शब्द बन जाएगा। भतर भीतर शब्द बन जाएगा, भय पर बड़ी की मात्रा लगा दीजिए। लकय, लकय से आप कोयल शब्द बना सकते हैं। व न प, वनप से आप पवन शब्द बना सकते हैं। लो जी बन गया। अब आ गया जी झरोखे से। किससे? झरोखे से। अब ये क्या कहता है? आप अपने विद्यालय में वंदे मातरम गाते ही होंगे। तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचा गया था। यह गीत स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। प्रेरणा का स्रोत मतलब उनको मोटिवेट करने का साधन बना। भारत में इसका स्थान जन गण मन के समान ही है। क्या आप इसका अर्थ जानते समझते हैं? आइए आज हम पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं, फिर इसकी समूह में चर्चा करेंगे। तो पहले हम इसका अर्थ ही समझ लेते हैं भाई, उसमें क्या है देख लेते हैं। वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम शुभ्रजोत्सना पुलकित यामिनीं फुल्लकुशमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हे माता, मैं तुम्हें वंदना करता हूं, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। सुजलाम सुफलाम, सुजलाम तुम जल से भरी हुई हो, सुफलाम तुम फलों से भरी हुई हो, मलयज शीतलाम तुम्हें मलय से आती हुई पवन शीतलता प्रदान करती है। शस्य श्यामलाम तुम अन्न के खेतों से परिपूर्ण वंदनीय हो। हे मां, मैं तुम्हें वंदना करता हूं, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। शुभ्र ज्योत्सना जिसकी रमणीय रात्रि को चंद्रमा का प्रकाश, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, यामिनी माने चंद्रमा की चांदनी, पुलकित माने प्रकाशमान, और शुभ्र ज्योत्सना, शुभ्र माने श्वेत सफेद, ज्योत्सना माने प्रकाश। तो जिसकी रमणीय रात्रि की चंद्रमा का प्रकाश शोभायमान आपको करता है।
फुल्ल कुसुमित, जो खिले हुए फूलों के द्रुमदल शोभिनीम, पेड़ों से सुशोभित है। सुहासिनीम, सदैव हंसने वाली। सुमधुर, मधुर भाषणीम, सुमधुर, बहुत ही मीठी भाषा बोलने वाली। सुखदाम वरदाम मातरम, सुख देने वाली हो, वरदान देने वाली हो। हे मां, मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूं। तो ये गीत जो है इसका आप हिंदी में इस प्रकार से ट्रांसलेशन कर सकते हो। बाकी इसमें एक लिंक दिया गया है आपके प्रश्नाभ्यास में, यहां जाकर के आप, ये गवर्नमेंट की साइट है, यहां पर जाकर के आप इस गीत को सुन सकते हो। साझी समझ, अपनी मातृभूमि कविता को भी पढ़ा और वंदे मातरम को भी अब इस वीडियो में आपने चर्चा की और सुना ध्यान से। अब आपको पता लगाना है कि इन दोनों में कौन कौन सी बातें एक जैसी हैं और कौन सी बातें कुछ थोड़ी अलग हैं। तो देखिए, हम आपको बता देते हैं। तो 2 पॉइंट आपको बनाने, 2 हेडिंग बनाने इसका उत्तर देने के लिए। पहला हेडिंग बनाना विविधता। तो विविधता हेडिंग बना करके तीर का निशान लगा करके लिखेंगे कि मातृभूमि कविता में भूमि को अनेक नामों से संबोधित किया गया। भारत भूमि को स्वर्ण भूमि, जन्म भूमि, कर्म भूमि, धर्म भूमि, युद्ध भूमि, अनेकों संबोधनों से संबोधित किया। और दूसरा पॉइंट बनाएंगे समानता। तो समानता क्या है दोनों गीतों में, दोनों कविताओं में, कि दोनों कविताओं में भूमि के प्रति यानी कि जन्मभूमि के प्रति सम्मान का भाव प्रकट किया गया है। दोनों गीतों में जन्मभूमि को मां कह करके वंदना की गई है। ठीक है भाई बच्चों, अब चलता है जी खोजबीन। तो देखिए, खोजबीन नीचे पाठ से संबंधित कुछ रचनाएं दी गई हैं। इन्हें पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से आप पढ़ें, देखें और समझें। आप खुद इसको समझ सकते हैं। पढ़ने के लिए यहाँ पर पुष्प की अभिलाषा, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक कविता का छोटा सा भाग है यहाँ पर। तो बहुत ही सुंदर है, आपको इसे याद करना चाहिए और याद करके अपनी स्कूल की असेंबली में आपको इसे सुनाना चाहिए। किस प्रकार से इसका पाठ होगा तो ध्यान से सुनिए। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ देना वनमाली और उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो तालियां बज जाएंगी, कमाल हो जाएगा। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की आप ये कविता सुना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से इस वीडियो को यहाँ तक सुना। आप धन्यवाद के पात्र हैं। अब थोड़ा सोचिए कि कोयल क्यों गा रही होगी, वातावरण क्यों सुखद होगा, पवन कैसे तन मन संवारती होगी, अपनी ठंडी और सुगंधित हवा कैसे बिखेरती होगी। यानी कविता केवल पढ़ने के लिए नहीं होती प्यारे बच्चों, वो महसूस करने के लिए होती है, वो याद रखने के लिए होती है। जीवन से किस प्रकार से जुड़ाव आपको स्थापित करना है कविता का। जो कविता आपको पढ़ाई जा रही केवल नंबरों के लिए नहीं पढ़ाई जा रही है, बल्कि आपके मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक विकास के लिए पढ़ाई जा रही है, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए पढ़ाई जा रही है। इस कविता को अपने जीवन से जोड़ दीजिए, तो जीवन से जुड़ाव महसूस करें। जैसे आप जहां पर भी रहते हैं वो आपकी मातृभूमि का ही एक हिस्सा है। हर शहर, हर गांव भारत की सुंदरता और विविधता को बढ़ाता है, और यही भावना इस कविता में दिखाई गई है, दर्शाई गई है। और ये प्रेरणा लेकर के आपको यहाँ से जाना है, मोटिवेशन लेकर के आपको जाना है। अंत में बहुत सारी कविताएं हैं, जैसे यहाँ पर पुष्प की अभिलाषा, उसको भी आप ध्यान से पढ़ें। ठीक है, आप कल्पना कीजिए कि आप अपने देश के किसी सुंदर स्थान पर खड़े हैं, चारों ओर हरियाली, ठंडी हवा, पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही है, तो आपको बहुत कुछ महसूस होगा। ये सिर्फ जगह नहीं है, ये जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी मातृभूमि है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, यही गुरु दक्षिणा है। और कमेंट में जरूर लिखें मुझे अपनी मातृभूमि पर गर्व है, और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। और ऐसे ही और भी वीडियो चैनल पर
सब्सक्राइब कर लें, आते रहेंगे, पूरी पुस्तक आएगी, ठीक है, पूरे पाठ आएंगे इसी प्रकार से। तो अभी मैं अपने वीडियो की एंडिंग करता हूं। जिस मिट्टी में जन्म लिया वही हमारी शान है, मेरे साथ बोलो, जिस मिट्टी में जन्म लिया वही हमारी शान है, मातृभूमि ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। नमन उस धरती को जिसने हमें जीवन दिया, संस्कार दिया, गर्व से जीना सिखाया। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।